हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप पिछले एक वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न यानी कि वर्ष 2023 में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं और 2022 का भी कुछ एग्ज़ाम में जो भी सवाल पूछा गया है, आज के इस क्लास में आप उन सारे प्रश्नों को देखने वाले हो। 100 से ज़्यादा आज के इस क्लास में वन लाइनर को देखेंगे। ध्यान रखिएगा, 2023 में बहुत सारे एग्जाम में यही सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो आज के इस क्लास में आप इन सारे प्रश्नों को ध्यान से देखिए, इसे याद करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, खजुराहो के मंदिर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। खजुराहो के मंदिर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में आपको बताना है। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। ध्यान रखेंगे, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर है? लखनऊ में है। नंबर थर्ड है, बीज गणित के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान के लिए किसे जाना जाता है? नाम आप ध्यान रखिएगा, भास्कर को। कह रहा है बीज गणित के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान के लिए किसे जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा भास्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बृहद मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल में हुआ था? तो वह है अंकुरवाट का मंदिर। ध्यान रखेंगे, कह रहे किस बृहद मंदिर का आरंभिक कल्पना तथा निर्माण जो है सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल में हुआ था? अंकोरवाट का मंदिर है। नंबर 5 है, अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश बताएंगे। सलहर के युद्ध में मुगल सेना को किसने हराया था? शिवाजी ने हराया था। सलहर के युद्ध में मुगल सेना को किसने? शिवाजी ने हराया था। सलहर का युद्ध हुआ कब था? 1672 ईस्वी को ध्यान रखेंगे। सलहर का युद्ध पूछे कब हुआ था? 1672 में हुआ था और इस युद्ध में मुगल सेना को शिवाजी ने हरा दिया था। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर जो सेकेंड था, इसका मकबरा कहाँ पर है? रंगून यानी कि म्यांमार, आपको ध्यान रख लेना है। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? सही जवाब हो जाएगा 8 बार। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार? तो 8 बार आक्रमण किया था। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था 1739 ईस्वी में। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? सही जवाब हो जाएगा 1739 ईस्वी। शिवाजी के समय कितना राजस्व वसूला जाता था? ध्यान रखिएगा 33%, भू राजस्व का 33% लिया जाता था शिवाजी के समय में। बताएं कि आगरा की जामा मस्जिद, इसका निर्माण किसने करवाया था? जहां आरा ने। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण जहां आरा के द्वारा करवाया गया था। किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा है? ये हैं गुरु गोविंद सिंह जी। कह रहे किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा? सही जवाब हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। बताएं कि गुरु नानक का जो जीवन परिचय है यह किस सिख गुरु ने लिखा है? तो गुरु अर्जुन देव ने लिखा है। गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा? गुरु अर्जुन देव, सही जवाब हो जाएगा। औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब कौन था? मुर्शीद कुली खां। औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब कौन था? यह मुर्शीद कुली खां, नाम आप याद रख लीजिएगा। शिवाजी की मृत्यु हो गई थी कब? 12 अप्रैल 1680 ईस्वी को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? 12 अप्रैल 1660 को। कब हुआ था? 12 अप्रैल 60 नहीं, 1680 ईस्वी में किया गया था, है ना। 1680, 12 अप्रैल 1680 को, 80 को आप याद रख लीजिएगा। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण करवाया था कब? 1679 में। ध्यान रखिएगा, बीबी का मकबरा 1679 में बना था, 1679 में। बताएं कि शामूगढ़ का युद्ध हुआ था कब? 1658 में। ध्यान रखिएगा, शामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? 1658, सही जवाब हो जाएगा। हैदर अली मैसूर के शासक कब बने थे? 1761 में। हैदर अली मैसूर के शासक कब बने थे? 1761 में। नादिर शाह कहाँ का शासक था? ईरान का था। नादिर शाह कहाँ का शासक था? ईरान का बताइएगा। माधवराव नारायण पेशवा कब बने? 1761 में। माधवराव नारायण पेशवा कब बने? 1761, सही जवाब हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव कब डाली थी? 1699 में। ध्यान रखेंगे, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव कब डाली थी? 1699 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस गुरु ने विद्रोही मुगल राजकुमार की सहायता धन व मन से की थी? ये गुरु अर्जुन देव थे। सैयद बंधुओं का पतन जो है किसके समय में हुआ था? मोहम्मद शाह के समय में। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ था? मोहम्मद शाह के समय में। फर्रुख सियर जो है यह किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना था? सैयद बंधु के। ध्यान रखेंगे, सवाल आपसे पूछा जा सकता है फर्रुख सियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना था? सैयद बंधु के। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? उनका नाम है नादिर शाह। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा नादिर शाह को। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? वह हैं अवध के शासक। कह रहे किस राज्य के शासक नवाब वजीर के नाम से जाने जाते थे? तो ये अवध के शासक। आदि ग्रंथ का समायोजन किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने। आदि ग्रंथ का समायोजन किसने किया? गुरु अर्जुन देव ने किया था। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का। ध्यान रखेंगे, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का होता है? तो यह ना कैल्शियम कार्बोनेट सही जवाब हो जाएगा। हाँ, देखिए जितने भी टॉपिक से सवाल पूछे गए थे उसमें ना कहिए कि सारे टॉपिक से सवाल लिया गया है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से, आशा है क्लास को देख ही रहे होंगे, अच्छे से देखिए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक वगैरह कर देंगे आप। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कितने % होती है? अगर जवाब पता हो कमेंट जरूर करिएगा। किस प्रकार के उत्तक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? ये एपिथेलियम उत्तक होते हैं। ध्यान रखेंगे, सवाल पूछा गया था 2023 में ही, किस प्रकार के उत्तक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? सही जवाब हो जाएगा एपिथेलियम उत्तक होते हैं वे। बताएं कि किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? नाम है डेवी। सवाल कह रहा है किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? नाम है उनका डेवी। सबसे अधिक तीव्रता से ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? यहाँ पे आप बाघ ध्यान रख लीजिएगा। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट सही जवाब है। टाइपराइटर जिसे आप टंकन मशीन भी कहते हो, इसके आविष्कारक का नाम सोल्स है। टाइपराइटर के आविष्कारक का नाम सोल्स, ध्यान रखिएगा। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? इसे आप एसिटम कहते हो। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहते हैं? एसिटम कहते हैं। पूछा गया सवाल है, याद कर लीजिए। कपड़ों से जंग के धब्बे जो होते हैं उसको हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? ऑक्जेलिक अम्ल का करेंगे। नंबर 38 है, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? ये ना कवक के द्वारा होता है। गन्नों में ना लाल सड़न रोग हो जाता है। सवाल आपसे यही पूछा जा सकता है कि गन्ने में कौन सा रोग होता है? तो बताइएगा लाल सड़न रोग। और पूछे किसके द्वारा? तो कवक के द्वारा। आम का वानस्पतिक नाम आप जानते हो, मैंगीफेरा इंडिका होता है। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला जो चिकोरी चूर्ण है ना, यह किससे प्राप्त होता है? जड़ से होता है। देखिए कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला एक चूर्ण होता है जिसे आप चिकोरी चूर्ण कहते हो, किससे प्राप्त होता है? जड़ से प्राप्त होता है। सूर्योदय का देश कहा जाता है किसे? जापान को। बांग्लादेश की राजधानी का नाम आप ढाका जानते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिक्शा सबसे पहले किस देश में चली थी? जापान में। रिक्शा सबसे पहले कहाँ? जापान में चली थी। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? मुंबई में। कर्नाटक का रत्न किसे कहते हैं? मैसूर को। कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा मैसूर। वह कौन सा पहला सुल्तान था जिसने इक्ता के बदले सिपाहियों को वेतन देना प्रारंभ किया? नाम है अलाउद्दीन खिलजी। सवाल कह रहा है कौन सा प्रथम सुल्तान था? तो जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता के बदले सिपाहियों को क्या किया था? वेतन देना स्टार्ट किया था। किन 2 धर्म विश्वास करते हैं कि मतलब कहाँ पर किया जाता है, यह बताइए कौन से वे 2 धर्म हैं? कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं, तो ये हो जाएगा जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक करने वाले
पंडित गंगा भट्ट कहाँ के निवासी थे? सही जवाब हो जाएगा बनारस के। छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक करने वाला पंडित गंगा भट्ट कहाँ के निवासी थे? बनारस सही जवाब हो जाएगा। लाल कुंवर नाम की वैश्या किस मुगल शासक के राजकाल में अति प्रभावशील थी? सही जवाब हो जाएगा बहादुर शाह प्रथम के। कह रहा किस सिख गुरु पर खुसरो को जहांगीर के विरुद्ध में विद्रोह में सहायता करने का आरोप लगाया गया था? सही जवाब हो जाएगा गुरु अर्जुन देव पर यह लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर है, पतंजलि द्वारा लिखा गया महाभाष्य निम्नलिखित में से किस पुस्तक पर लिखी गई टीका है? मतलब किस पे ये लिखा गया है यह बताइए। अष्टाध्यायी आपको सही जवाब बता देना है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय की ओर से दिया जाता है? देखिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, ध्यान रखेंगे। समुद्र के जल में लवण की औसत मात्रा देख ही रहे हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? तो लैंड स्टैनर के द्वारा किया गया था। ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया? तो लैंड स्टैनर ने किया था। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस का नाम होता है, मतलब कौन सा वह गैस है, क्या नाम बताइएगा? रेडॉन गैस होता है। कोयले की खदान में विस्फोट करने वाली गैस प्रायः कौन सी होती है? मीथेन आप बता दीजिएगा। जो भी सड़ा गला चीज़ वगैरह होता है सब में आपको मीथेन ही बताना होता है। मोटर कार के धुएं से मानसिक रोग पैदा करने वाला प्रदूषक का नाम? शीशा बताइएगा। मोटर कार के धुएं से मानसिक रोग पैदा करने वाला प्रदूषक का नाम शीशा सही जवाब हो जाएगा। किस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है? ये ना डायबिटीज़ मेलिटस आपको बताना है। बताएं कि विकासशील देशों में कितने प्रतिशत भाग पर कृषि की जाती है? तो 60% भाग पर विकासशील देशों में कृषि की जाती है। नंबर 61 है, 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? तो मीर जाफर ने किया था। 1757 के प्लासी के युद्ध में ना सिराजुद्दौला के साथ मीर जाफर ने विश्वासघात किया था। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश सही जवाब है। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कहाँ पर होता है? यह होता है मध्य प्रदेश में। भारत में किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग वहाँ पे आपको महाराष्ट्र बताना था। 4 सवाल पूछा गया था, महाराष्ट्र सही जवाब था। भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम एनी बेसेंट है। दूसरा अगर पूछेगा, देखिए पहला एनी, दूसरा सरोजनी आप याद रख लीजिएगा जो कि भारतीय थी, और तीसरी महिला भी आपसे पूछा जाता है। पहला एनी, सरोजनी, और तीसरी महिला का नाम पूछेगा तो नलिनी। आप ऐसे याद रख सकते हैं, एनी, सरोजनी और नलिनी। बताएं कि साइबर स्पेस करके होता है, वह किससे संबंधित है? कंप्यूटर से। प्रथम गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया था? पहला गांधी शांति पुरस्कार से जूलियस नैरेरे को सम्मानित किया गया था। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में है यूनिसेफ का मुख्यालय। मिंजर मेला किस राज्य का पर्व है? सही जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश का। मिंजर मेला किसका? हिमाचल प्रदेश का पर्व है। अंग्रेजों द्वारा बनाया गया किला जिसका कि नाम है फोर्ट विलियम कहाँ पर है? तो फोर्ट विलियम का किला कोलकाता में है। चौगान जो खेल है, पोलो से आप इसे जानते हो, चौगान नामक जो प्राचीन खेल है, इसका आधुनिक रूप क्या है? आपको ये पोलो बताना है। कौन से शहर में मार्च 2013 में देश का पहला महिला डाकघर स्थापित हुआ है? नई दिल्ली में। देखिए कौन से शहर में मार्च 2013, याद रखिएगा मार्च 2013 में देश का पहला महिला डाकघर स्थापित हुआ? तो भारत की राजधानी, अपनी राजधानी नई दिल्ली में। मई का पहला मंगलवार किस रूप में मनाया जाता है? ये ना विश्व अस्थमा दिवस के रूप में मनाते हैं। मई का पहला मंगलवार विश्व अस्थमा दिवस के रूप में मनाते हैं। किस मिट्टी में सबसे अधिक पानी होता है? यह आपको दोमट मिट्टी बताना है। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान यह देखना किसका काम था कि जनता अपना जीवन शरीयत के हिसाब से ली जा रही है, मतलब ये शरीयत के हिसाब से चल रही है, तो इसके लिए आपको
मुहतसिब बताना होगा। मुहतसिब का यह काल होता, ये काम होता था औरंगजेब के समय में। 8 सितंबर को मनाए जाने वाले विश्व साक्षरता दिवस की घोषणा किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा किया गया है। 8 सितंबर को मनाए जाने वाले विश्व साक्षरता दिवस यूनेस्को के द्वारा ये घोषित हुआ है। किस देश में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? आपको यहाँ पर रूसी परिसंघ बताना होता है। सर्वाधिक प्राचीन द्रविड़ भाषा है तमिल। सर्वाधिक प्राचीन द्रविड़ भाषा पूछे तमिल बताइएगा। भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को भारत में पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य के समस्त मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रदान किए गए थे? सबसे पहले हरियाणा में दिया गया था। भारत में रेडियो सुविधा की शुरुआत किस शहर में हुई थी? तो आपको बताना होगा मुंबई सही जवाब है। राजस्थान का जो उच्च न्यायालय है कहाँ पर है? जोधपुर में है। शक, विक्रम, हिजरी तथा ईसवी जो संवत था, इसमें सबसे प्राचीन क्या है? तो ये आपको विक्रम संवत ध्यान रखना है। देखिए, जैसे इन चारों में से अगर पूछे शक, विक्रम, हिजरी और ईस्वी में, आपको विक्रम जो है ना याद रखना है, कन्फ्यूजन वाला रहता है, आपको याद रखना ही है इसे। काव्य दर्शन नामक ग्रंथ की रचना दंडी के द्वारा किया गया था। महरौली का जो स्तंभ लेख है, इसका संबंध किस सम्राट से माना जाता है? या ना चंद्रगुप्त द्वितीय से माना जाता है महरौली स्तंभ का संबंध। हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के मिलन सागर में दर्शनीय जो स्थान है वह है रामेश्वरम। ठीक है। रामानुजाचार्य का संबंध किस दर्शन से है? तो ये ना विशिष्ट अद्वैत दर्शन से है। ध्यान रखेंगे, रामानुजाचार्य का संबंध किस दर्शन से है? तो ये ना विशिष्ट अद्वैत दर्शन से है। बहुत बार यह सवाल 2023 में ही पूछा गया है बहुत सारे एग्जामों में। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई थी 1953 में। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में होती है। येलो बुक किस देश की राजकीय फाइल है? फ्रांस की है। येलो बुक कहाँ की है? तो फ्रांस की है। निखिल बनर्जी प्रमुख रूप से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? सही जवाब हो जाएगा सितार से। निखिल बनर्जी प्रमुख रूप से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सितार आपको बता देना है। जहाँ कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं है, यह कथन किसका है? तो यह आपको लॉक नाम याद रख लेना है। ठीक है। जहाँ पर कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं है। ठीक है। कानून, स्वतंत्रता, इन सब की बात अगर हो रहा हो ना, समझिए कि जो कानून तोड़ेगा उसे क्या किया जाएगा? लॉकअप में डाला जाएगा, उसे लॉक कर दिया जाएगा। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। श्रीहरिकोटा रेंज भारत के आंध्र प्रदेश में स्थित है। मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन होने पर दरबार का दृश्य किस चित्रकार ने चित्रित किया है? ये नाम आप यहाँ पे अबुल हसन जरूर ध्यान रखिएगा। 93 नंबर कह रहे हैं भारत का सुप्रसिद्ध जो भारतीय फारसी कवि था उसका नाम आपको अमीर खुसरो बताना था। धार्मिकवाद के लिए अकबर ने इबादत खाना कहाँ पर बनवाया था? यह ना फतेहपुर सिकरी में बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 95, नागनंदन, प्रियदर्शिका तथा रत्नावली किसकी रचना है? हर्षवर्धन की है। नागनंदन, प्रियदर्शिका तथा रत्नावली पूछे हर्षवर्धन, आपको यहाँ पर बताना होगा। अब देखिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम में रहे हैं और आगे आने वाले 2023-24 के एग्ज़ाम में भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, उन सारे प्रश्नों को आप यहाँ पर एक बार अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पे आपको वही प्रश्न देखने को मिल रहे हैं जो सवाल हाल ही के समय में पूछे गए हैं। बंग भंग आंदोलन, जिसे आप स्वदेशी आंदोलन कहते हो, 1905 में होता है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होता है। मुस्लिम लीग 1906 में। कांग्रेस का बंटवारा होता है 1907 में। कांग्रेस का बंटवारा 1907 में। होम रूल लीग आंदोलन 1916 में। लखनऊ पैक्ट आपको पता है 1916 में। मॉन्टेग्यू घोषणा होता है 20 अगस्त 1917 को। डेट के साथ इसे आप याद रखिए। 1917 याद रखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ऑप्शन जो था ना वो 1917 के साथ 4 डेट आपको दिया हुआ था। तो मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 को होता है। रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को आता है। रॉलेट जो एक्ट है ये 19 मार्च 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। खिलाफत 1919 में स्टार्ट हुआ था।
हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी 1920 में 18 मई को। हंटर कमेटी जो है ना, रिपोर्ट कब 1920 में आता है, 18 मई के दिन। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में हुआ था। कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन है यह 1920 में होता है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई थी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को होता है। चौरी चौरा कांड कब होता है, 5 फरवरी 1922 को। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुआ था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन अक्टूबर 1924 में बनता है। साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है 8 नवंबर 1927 को। आने का बात नहीं किया गया है, नियुक्ति का बात किया गया, ठीक है। कब बना था, 8 नवंबर 1927 को। और यह भारत आता है कब, 3 फरवरी 1928 को, यानी कि 1928 में 3 फरवरी को यह आता है। नेहरू रिपोर्ट आया था अगस्त 1928 में। नेहरू रिपोर्ट में आपसे सवाल यह भी पूछा जाता है, कौन से नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू या उनके पिताजी। उनके पिताजी के बारे में बात किया जा रहा है। नेहरू रिपोर्ट वही लाए थे अगस्त 1928 में। बारदोली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 में बारदोली होता है। लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929 को होता है। लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929 को हुआ था। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में हुआ था। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में हुआ था। स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930 को होती है। स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930 को होती है। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक चलता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को। पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को होता है। पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को होता है। फिर ध्यान रखिएगा, आ जाता है गांधी इरविन समझौता, जो कि होता है 8 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौता 8 मार्च 1931 को होता है। दूसरा वाला गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ था। सेकेंड जो गोलमेज सम्मेलन है आपको पता ही है 1931 में हुआ था, लेकिन आपको यहाँ पर डेट याद रखना है, 7 सितंबर को होता है। कम्युनल अवार्ड यानी कि सांप्रदायिक पंचाट जो था ये 16 अगस्त 1932 को ध्यान रखिएगा। पूना पैक्ट होता है सितंबर 1932 में। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को होता है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन होता है मई 1934 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934 में हुआ। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1 मई 1939 1 मई 1939 को हुआ था। मुक्ति दिवस कब मनाया गया, 22 दिसंबर 1939 को। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को हुआ था। पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940 को की गई थी। पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940 को की गई थी। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को ध्यान रखिएगा। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को। क्रिप्स मिशन का जो प्रस्ताव है यह मार्च 1942 में आया था। क्रिप्स मिशन कब, मार्च 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 8 अगस्त 1942 को। इसी के अगले दिन ऑपरेशन जीरो आवर करके चलाया गया था, जिसमें अच्छे मतलब कई सारे बड़े बड़े नेताओं को जेल में कैद कर दिया गया था। और कई काफ़ी छोटे छोटे समूह के रूप में लोग थे जो काफ़ी हद तक इसे सक्सेसफुल बनाए थे। शिमला सम्मेलन 25 जून को होता है 1945 में। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को हुआ। नौसेना का विद्रोह होता है 19 फरवरी 1946 को। नौसेना विद्रोह 19 फरवरी 1946 को हुआ। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा कब होती है, 15 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन का जो आगमन है 24 मार्च 1946 में होता है। कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946 को हुआ। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया जाता है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस पूछे 16 अगस्त 1946 को हुआ था। अंतरिम सरकार की स्थापना आप जानते हो 2 सितंबर 1946 को। माउंटबेटन योजना की बात करेंगे 3 जून 1947 को हुआ था। और यह जो सवाल आप लास्ट यहाँ पे देख रहे हो ना, स्वतंत्रता कब मिली, 15 अगस्त 1947 को। अभी जो बिहार स्टेट का एग्जाम चल रहा है इसमें यह सवाल पूछा गया था, ठीक है। तो कहने का मतलब है काफ़ी लेटेस्ट डेटा के हिसाब से टोटल 140 क्वेश्चन आपको करवाया गया,
जो अभी पिछले कुछ महीनों में पूछे गए एग्जाम में पूछे गए प्रश्न थे। आशा करता हूँ क्लास आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। कुछ कहना हो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर क्लास पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे। इस तरह का और भी क्लास देखना हो तो आप लोग प्ले लिस्ट आकर चेक कर लीजिएगा।